नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी जैन अग्रवाल सौभाग्य हॉस्पिटल रायपुर से। आई एम प्रैक्टिसिंग हियर सिंस 24 ईयर्स। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 24 ईयर्स। आज हम बात करेंगे फीटल मेडिसिन के जो टॉपिक्स रहते हैं उनके बारे में। अभी हम एक सीरीज बना रहे हैं, उसमें हमने ये सब्जेक्ट लिया है आज कि अगर एनएमएलई स्कैन में हार्ट में कुछ कैल्सिफिकेशन है या इकोजेनिक फोकाई है तो वो क्यों दिखाई देता है, उसको कैसे मैनेज करें, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली 3 to 4% चांसेस रहते हैं कि वो पाया जाए, लेकिन अब हमारी जो एशियन पॉपुलेशन है उसमें वो 12 to 13% केसेस में पाया जाता है, बहुत ही कॉमन है। बनता क्यों है ये? हार्ट में कुछ मसल्स रहती हैं जिनको हम पैपिलरी मसल्स रहती हैं, जो हार्ट के जो निचला हिस्सा रहता है, जो बड़े चेम्बर्स रहते हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट। तो उसमें जो मसल्स रहती हैं उनमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, या फिर कॉडी टेंडिनी करके एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि वॉल्व्स को, हार्ट के वॉल्व्स को उनकी पोजीशन में रखता है। उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, कैल्सिफिकेशन आ जाता है। थ्योरीज ऐसे प्रपोज्ड हैं कि वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है वहाँ पर, या फिर इश्कीमिया की वजह से हो सकता है, तो ये पाया जाता है। अब जनरली पेरेंट्स के लिए यह बहुत स्वाभाविक है कि ऐसी कोई फाइंडिंग मिलती है तो बहुत एंजाइटी उनको होती है कि बच्चे में कोई हार्ट की इशू तो नहीं। यस, एंजाइटी थोड़ी सी हम ले सकते हैं, पर अगर ये आइसोलेटेड फाइंडिंग है, 65 to 70% केसेस में ये आइसोलेटेड फाइंडिंग रहती है और ये नॉर्मल फाइंडिंग रहती है और हमको इसकी एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं रहती। पर अगर इस फाइंडिंग के साथ, इसको हम सॉफ्ट मार्कर भी कहते हैं एनएमएलई स्कैन का, तो इसके साथ अगर और भी कोई फाइंडिंग्स एसोसिएटेड हैं, डबल फाइंडिंग्स या ट्रिपल सॉफ्ट मार्कर्स हैं, तो फिर उसमें हमको थोड़ी सी एंजाइटी लेने की जरूरत है कि भाई इतने सारे फाइंडिंग है फीटस में, तो हमको आगे क्या करना है, उसको हमको वर्कअप करना पड़ता है। मान लिया डबल मार्कर टेस्ट किया जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है, या फिर एंटी स्कैन अगर नॉर्मल भी है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम एनएमएलई के बाद क्वाड्रुपल मार्कर कर सकते हैं, अगर पेशेंट इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप में आता है तो ये सबसे अगर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर ये नेगेटिव आते हैं तो ठीक है, पर अगर ये पॉजिटिव आते हैं या इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसा आता है कि ये इनकंक्लूसिव आ रहे हैं, तो फिर हमको दूसरे टेस्ट पेशेंट को ऑफर करने होते हैं। एनआईपीटी जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, हालांकि उसकी सेंसिटिविटी काफी अच्छी है, 99.7% है, बट स्टिल इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर कंफर्मेटरी टेस्ट हमको करना है तो उसमें फिर हम एमनियोसिंथेसिस, मतलब यूट्रस में जो बच्चे का जो सैक है उसमें जो पानी है, जो लाइकर है, उससे हमको लाइकर निकाल के उसमें हम फीटल सेल्स की जो रहती है उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। आमतौर पर कुछ एन्यूप्लाइडीज जैसे कि ट्राइसोमी 21 या ट्राइसोमी 18 के साथ ये एसोसिएटेड हो सकता है। कई बार कुछ हार्ट की जो एनोमलीज हैं, या कई बार कुछ ब्रेन की या किडनी की कुछ एनोमली के साथ भी यह एसोसिएटेड पाया जाता है। 97% केसेस में ये होता है कि ये परसिस्ट कर गया और जब बच्चा डिलीवर हुआ तब भी उसका हार्ट जो है उसमें वह दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि 6 से 7 साल तक बच्चों में ये परसिस्ट करता है, परंतु इसका हार्ट के स्ट्रक्चर से या हार्ट के फंक्शन से कोई बहुत रिलेशन नहीं है, तो हम ऐसे इसको एज अ नॉर्मल फाइंडिंग हम ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा कार्डियक इवैल्यूएशन की भी आवश्यकता नहीं रहती है और ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है धीरे धीरे। और इसमें कोई एबनॉर्मल बच्चे के डेवलपमेंट में बाद में भी, जब बच्चे की चाइल्डहुड के फेज में भी कोई इश्यूज नहीं आते हार्ट के फंक्शन से रिलेटेड। परंतु अगर मदर 35 इयर्स की है या मदर की कोई हिस्ट्री है कि पहले बच्चे को कोई जेनेटिक हिस्ट्री है या कोई हाई रिस्क है, पहले डाउन सिंड्रोम की बच्चे में हिस्ट्री है, कुछ इन्फेक्शंस हैं या कोई कार्डियक इश्यूज पहले बच्चे में हैं, मदर को डायबिटीज है, तो फिर हमको अगर ये आइसोलेटेड फाइंडिंग भी है तब भी हमको अच्छी तरह से, पूरी तरह से वर्कअप करना होता है। एज आई एम अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ऑल्सो, सो उनके लिए ध्यान देने की क्या जरूरत है? उनके लिए ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो कैल्सिफिकेशन है ये 2 प्लेन्स में मिले, जैसे कि एक 4 चैम्बर व्यू ले लिया, फिर एक एलवीओटी या आरवीओटी किसी भी सेक्शन में मिले। और दूसरा ये कि आपको जो टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग है उसको ऑफ करना है, नहीं तो फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए ये आता भी है, तो और दूसरी क्या चीजें हैं जिससे हम इनको कंफ्यूज कर सकते हैं, इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? एक होता है हार्ट में कुछ ट्यूमर्स रहते हैं इंट्राकार्डियक, उसमें कॉमनेस्ट होते हैं रेब्डोमायोमास, उससे भी हम इनको कंफ्यूज कर सकते हैं। और जनरली रेब्डोमायोमास ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में पाया जाता है, तो ये एक पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। प्लस
हार्ट की कुछ और डिफेक्ट्स होती हैं जिनके साथ ये कॉमन होता है। कई बार वेंट्रिकल्स में हार्ट का जो है उसमें थ्रोम्बाई या क्लॉट आ जाता है, उससे भी हमको इनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्सक्लूड करनी पड़ती है। कई बार नॉर्मल पैपिलरी मसल्स और जो अपनी मॉडरेटर बैंड है उससे भी इनको हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत अच्छे से करना चाहिए। इकोजेनिक का मतलब मैं बता दूं कि ये चमकीला होता है। इकोजेनिक, यूएसजी में इकोजेनिक वर्ड चमकीले उसके लिए यूज किया जाता है, टिश्यू के लिए। और उसकी जो चमकीली लेवल है, चमकने की लेवल, वो बोन की तरह चमकता है। जो बोन और वो एक जैसे दिखते हैं कि इसमें कैल्शियम आ गया इसलिए ये भी चमकने लग जाता है। तो इस तरह से हमको अगर आइसोलेटेड फाइंडिंग बच्चे के हार्ट में ये इकोजेनिक कार्डियक फोकाई मिलता है और सिंगल आइसोलेटेड फाइंडिंग है, लेफ्ट वेंट्रिकल में है, एक ही जगह पे मिल रहा है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर ये मल्टीपल है, बाइलैटरल है या कोई बायोकेमिकल टेस्ट मदर के एबनॉर्मल है या पहले कोई एबनॉर्मल हिस्ट्री है तो हमको इनको वर्कअप करने की आवश्यकता हो। थैंक यू।